जय हिंद दोस्तों, सभी को गुड आफ्टरनून, वेलकम। ओपन स्टडी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज की क्लास एकदम शानदार बेहतरीन सी कॉन्सेप्चुअल क्लास होने वाली है और कॉन्सेप्चुअल क्लास में हम एक एक चीज़ को बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। तो आज प्रोनाउन टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और प्रोनाउन टॉपिक की पहली क्लास होगी। ठीक है, चलिए समझते हैं, सीखते हैं कि प्रोनाउन टॉपिक के अंदर ऐसा क्या क्या होता है जो हमें सीखना चाहिए। सभी लोग तैयार हो जाओ और अपने पास एक नोटबुक जरूर रखना और जो कुछ भी मैं आप लोगों को लिखाऊं वो लिखते चलना। ठीक है, चलिए सभी को नमस्कार भाई, नमस्कार। शुरू करते हैं फिर। हाँ, सभी को नमस्कार 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 भाई, गुड आफ्टरनून, वेलकम। चलिए तो क्लास शुरू हम लोग करेंगे। देखो, सबसे पहले प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद हमेशा हर चैप्टर की पहली क्लास उस पूरे चैप्टर की जड़ होती है। ये वाली बात आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, पहली चीज। ठीक है, उस पूरे टॉपिक की जड़ होती है पहली क्लास। अगर आप जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है और वो पूरा बैच पढ़ना चाहता है, पूरी कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहता है ओपन स्टडी एप्लीकेशन से या किसी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट से, तो मैं उसको हमेशा से यही सजेस्ट करूंगा कि वो पहली क्लास से शुरुआत करे। अगर वो शुरू करना चाहता है और पहली बार आया है तो क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करे। और अगर वो बीच में पढ़ना भी चाहता है किसी पर्टिकुलर दूसरे चैप्टर को, कि सर मैं ये भी पढ़ना चाहता हूं, साथ के साथ मैं लाइव क्लास या कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना चाहता हूं, तो उस चैप्टर की भी पहली क्लास आपको देखनी है। मतलब पहली क्लास से ही शुरुआत करनी है। अगर बीच चैप्टर में आप घुसते हो दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में, तो वहां पर फिर आपकी बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप दूसरों को ब्लेम करोगे। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। और प्रोनाउन की पहली क्लास है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा। और आज की क्लास में मैं बहुत ज्यादा जो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ये वो प्रोनाउन, ये कॉन्सेप्ट्स, ये रूल्स, वो नहीं सिखाऊंगा। आज सबसे पहले मैं बेसिक सिखाऊंगा और सबसे ज्यादा जरूरी जो हमारे प्रोनाउन टॉपिक में होती है, एक बढ़िया सी चीज, उसको मैं अच्छे से यहां पर स्टडी कराऊंगा। अगर आपने वो चीज स्टडी कर ली तो समझ लो आपका प्रोनाउन का 20% पार्ट तो वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। 20% प्रॉब्लम्स वहीं से सॉल्व हो जाती हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली प्रोनाउन टॉपिक जो होता है ये किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से काम करता है, मतलब ठीक है, किसके लिए काम करता है। तो अगर आप इसको इसके नाम से भी पहचानोगे ना, तो देखो प्रो को अलग कर लो। प्रो का मतलब होता है फॉर, ठीक है, और नाउन का मतलब होता है नाउन। तो इससे भी आप इसकी डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोनाउन का जो काम होता है इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली फैमिली में, वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो राजा जी होते हैं, जो मेन आदमी होता है वो होता है नाउन। ठीक है, तो जो मेन आदमी होता है, मान लो उसको राष्ट्रपति मान सकते हो, उसको पिताजी मान सकते हो, उसको बड़ा आदमी मान सकते हो, उसके नीचे जो काम करता है सेकंड नंबर पे, जो सबऑर्डिनेट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो होता है प्रोनाउन। यानी कि नाउन के बाद दूसरा नंबर जो आता है वो आता है प्रोनाउन का। जहां जहां आप नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां जहां पिताजी जा सकते हैं, अगर पिताजी नहीं है तो घर का बड़ा बेटा उस जो है जिम्मेदारी को निभा लेता है। राष्ट्रपति जी अगर नहीं होते हैं देश में तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं, ऐसे करके सुना है। तो वही चीज होती है प्रोनाउन के साथ में भी। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के लिए काम करता है, यानी कि नाउन के स्थान पर यूज होता है, नाउन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये कभी कभी संभालता है। लेकिन ये तभी होता है जब नाउन एब्सेंट होता है। कहने का मतलब प्रोनाउन की डेफिनेशन आप यहां से ऐसे पैदा कर सकते हो, ऐसे बना सकते हो कि भाई एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नाउन को रिप्लेस कर सकता है इन द एब्सेंस ऑफ नाउन, उसको हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, फिर इसकी कहानियां भी हम लोग सुनेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखने वाली। तो मैंने क्या कहा भाई, जैसे एक सेंटेंस लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, और ये काम कैसे करता है ये भी बताऊंगा। एंड राहुल इज वेरी गुड पर्सन। तो देखो इस सेंटेंस का अगर हम स्ट्रक्चर चेक करें, सेंटेंस का अगर हम स्ट्रक्चर चेक करें तो स्ट्रक्चर में तो कोई गड़बड़ी है नहीं है। स्ट्रक्चर तो एकदम फिट एंड फाइन है कि भाई राहुल मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है और वो एक अच्छा इंसान है। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, सेंटेंस में कोई गड़बड़ी थोड़ी ना है भाई। राहुल यहां पर मेरा दोस्त है, यहां पर राहुल एक अच्छा इंसान है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है किसी भी लैंग्वेज के अंदर चीजें सिस्टमैटिक होनी चाहिए, यानी कि
सिमेट्रिक होनी चाहिए, यानी कि हर एक चीज का एक लॉजिक होता है कि अगर आप ऐसा करते हो तो इसमें जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चरल गलती हो, यह भी मैटर करता है कि इसमें सेंसिबल गलती तो नहीं है, क्या ये लॉजिकल सेंटेंस है। और स्पेशली जब कॉम्पिटिटिव इंग्लिश या कॉम्पिटिटिव कोई लैंग्वेज पढ़ते हो उसमें हर एक छोटी चीज का ध्यान रखा जाता है। सेंस तो बिल्कुल ठीक है, अगर आप इसकी हिंदी निकालोगे तो भी सही है, नॉर्मल सेंटेंस लिखोगे तो भी सही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप इसको स्ट्रक्चरली सेंटेंस के अंदर यूज करके किसी एग्जाम में बैठोगे तो वहां पर आपकी छोटी गलती भी आइडेंटिफाई कर ली जाती है और उसी के बिहाफ पर एक क्वेश्चन बन जाता है। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में गलती यह है कि राहुल को 2 बार रिपीट क्यों कर दिया, हालांकि इसमें स्ट्रक्चरली कोई गलती नहीं है, स्ट्रक्चरल कोई एरर नहीं है, बट यहां पर हमें बस यह है कि कॉन्सेप्चुअल चीजों का ध्यान रखते हुए जो हमारी लैंग्वेज के सेंसेस कहते हैं वो ये कहते हैं कि राहुल जब आपका एक बार यूज हो चुका है तो दोबारा राहुल को इंडिकेट करने के लिए आपको राहुल को नहीं लिखना है, उसकी जगह एक प्रोनाउन लिखना है। सिंपल सी बात है सर, इससे क्या होता है, इससे लैंग्वेज होती है थोड़ी सी अच्छी मानी जाती है, मतलब अच्छी लैंग्वेज हो जाती है। आप ये कह सकते हैं कि वेल एजुकेटेड पर्सन ही ऐसा कर सकता है जिसको अच्छी चीजें आती हैं। बोलने को तो कुछ भी बोल दो, आप हिंदी भी बोलते हो तो आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन हिंदी कुछ लोग होते हैं तमीज से बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि उनको अच्छे से हिंदी आती है, फिर वो सभ्य पर्सन है। तो लैंग्वेज को आप इस्तेमाल तो कैसे भी कर सकते हो, जैसे स्पोकन इंग्लिश में लोग पढ़ते हैं इंग्लिश, तो वो कुछ भी बोलते हैं, उनका सब कुछ सही है, सुन लेता है सामने वाला, समझ जाता है, बस बात खत्म। लेकिन जब भी आप एग्जाम में बैठे होंगे तब आप वहां पर ऐसा नहीं कर सकते, हर एक चीज का आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। अच्छा, तो सर इससे क्या होगा, इससे भी यहां से आपकी एक छोटी सी डेफिनेशन निकल के आती है जो आपको जरूर लिखनी है। जो आपकी स्कूल वाली डेफिनेशन होती है ना, वो किसी भी चैप्टर की आपकी काम नहीं आती है, ना ही उनको पढ़ना है। और पर्सन प्लेस और थिंग इज नाउन, गलत, कोई जरूरत नहीं है सब चीजों की। अगर आप कहते हो कि सर प्रोनाउन जो है वो क्या है, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज होता है, नाउन के लिए काम करता है, प्रोनाउन होता है, ये सब नहीं, ये सब नहीं करना है। देखो भाई साहब कह रहे राहुल की जगह हिज होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा यार, कुछ तो शर्म करो। सब्जेक्टिव केस है, अभी यही पढ़ाने वाला हूं आज की क्लास में, हम लोग केसेस ही पढ़ेंगे, प्रोनाउन एंड केसेस। प्रोनाउन के कुछ केसेस होते हैं जो आपको स्टडी करने हैं, वो सबसे बड़ी चीज होती है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आगे जितने भी कॉन्सेप्ट सीखोगे उन सारे कॉन्सेप्ट्स को तभी समझ पाओगे जब आप यहां पर अच्छे से प्रोनाउन के केसेस को स्टडी कर लोगे। जब तक ये केसेस स्टडी नहीं करोगे तब तक आगे कुछ नहीं सीख पाओगे। इसीलिए मैं आपको पहले इससे बेसिक से रूबरू करा दूं, उसके बाद मैं आपको केसेस सिखाऊंगा। सबसे पहले क्लास में मैं आपको हर क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं मैं सबसे पहले केसेस ही सिखाता हूं प्रोनाउन के, क्योंकि वो जड़ होती है, ठीक है। अच्छा, यहां पर देख लेते हैं, राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड है राहुल। तो यहां पर आप कह सकते हैं प्रोनाउन जो होता है वो क्या करता है, प्रोनाउन एक नाउन को रिप्लेस करता है उसका रिपीटेशन रोकने के लिए, ठीक है। तो यहां पर आप डेफिनेशन लिख सकते हो, प्रोनाउन प्रोनाउन प्रिवेंट्स द रिपीटेशन of a noun in the sentence, in the सेंटेंस। ये होती है आपकी एक्चुअल डेफिनेशन किसकी, प्रोनाउन की। एक्चुअल डेफिनेशन प्रोनाउन की क्या होती है जरा समझ लो। यहां पर इसको थोड़ा सा नजर मार लेना फटाफट, सभी लोग फटाफट से नजर मार लो कि एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है प्रोनाउन की। आपको वो याद नहीं करना है जिसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, जिसकी जरूरत ही नहीं है। देखो, जिसकी डेफिनेशन जिसकी जरूरत नहीं है वो वाली डेफिनेशन आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। राहुल सॉरी, प्रोनाउन क्या करता है, देखो रिपीटेशन, स्पेलिंग सही कर लेना। प्रोनाउन क्या करता है, प्रोनाउन की डेफिनेशन आपको वो वाली याद नहीं करनी है कि नाउन की जगह यूज होता है, नाउन को रिप्लेस करता है, नहीं। आपको ऐसे याद रखना है कि प्रोनाउन का एक्चुअली काम ये होता है कि किसी भी सेंटेंस में एक नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, क्योंकि वो अननेसेसरी और सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो जब नाउन 2 बार रिपीट हो रहा है जिसकी वहां जरूरत है ही नहीं है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो एक प्रोनाउन से, बस इसका ये काम होता है। प्रोनाउन प्रिवेंट्स द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इन द सेंटेंस, वही आपका प्रोनाउन होता है, बात खत्म। ये छोटी सी डेफिनेशन याद रखनी है, और ये मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि आपको प्रोनाउन की या किसी भी टॉपिक की डेफिनेशन लिखनी ही लिखनी है, नहीं, इसलिए नहीं लिखा है।
ये इसलिए लिखा है क्योंकि इसका काम आने वाला है, इसका यूज होने वाला है, इनकी जरूरत पड़ने वाली है आगे चल के, ठीक है। तो यही चीज काम आएगी। जैसे हमने यहां पर राहुल राहुल 2 बार लिख दिया, तो राहुल को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये रिपीट हो रहा है, मतलब इसको रिपीट होने से रोकता है। प्रोनाउन का काम होता है एक नाउन को रिपीट होने से रोकना। अब आ जाते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे। ये तो रही नाउन टॉपिक का इंट्रोडक्शन, सॉरी प्रोनाउन टॉपिक का इंट्रोडक्शन, कि असल में ये काम क्यों करता है, कैसे करता है, किसके लिए करता है, क्या किसकी डेफिनेशन होती है, ये सब बात है। अब जो मेन बात आने वाली है वो इसके बाद आने वाली है कि सर सबसे पहले प्रोनाउन टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना चाहिए। अगर आप सजेस्ट भी करोगे किसी को, भले ही आप हमारे पेड बैच में नहीं हो, आप जनरल स्टूडेंट हैं, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो भी आप लोग क्या करोगे कि सबसे पहले प्रोनाउन अगर टॉपिक किसी को तैयार करना हो और वो भी जल्दी जल्दी तैयार करना हो, मान लो कि कल परसों एग्जाम है, तो प्रोनाउन में सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं सबसे पहले पढ़ने के लिए सजेस्ट करूंगा कि प्रोनाउन के जितने भी केसेस होते हैं उनकी टेबल आप लोगों को हर चैप्टर में, हर बुक में, हर क्लास में कहीं ना कहीं मिल जाती है। वो टेबल आपको अच्छे तरीके से स्टडी करनी चाहिए। और हमारी जो प्रोनाउन की टेबल है ये कंप्लीट टेबल है, कंप्लीट चार्ट है ये प्रोनाउन टॉपिक का, प्रोनाउन टॉपिक के केसेस का। ये अगर आपने एक बार अच्छे से स्टडी कर लिया, अभी तो मैंने यहां पर जितने भी केसेस लिखे हैं इनको लिखने के बाद मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, फिर इनके डिफरेंसेस आप लोगों के सामने रखूंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा पार्ट कहां पर यूज होता है, इनके अलग अलग केसेस के अलग अलग यूजेस होते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको भी हम लोग क्या करेंगे, रेगुलरली स्टडी करेंगे। डेली क्लास होती है 2 बजे, ठीक है। 2 बजे क्लास का टाइमिंग है। देखो, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की टेबल ऑफ केसेस। प्रोनाउन के जितने भी केसेस होते हैं उनकी टेबल है ये। अब हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले प्रोनाउन को 3 पर्सन में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जितने भी प्रोनाउन होते हैं ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं, इतने सारे, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, वन, इतने सारे प्रोनाउन हैं। इनको हमने 3 पर्सन में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। इनके 3 पर्सन होते हैं। सबसे पहली चीज आपको यही याद रखनी है कि सारे प्रोनाउंस को जब हम पर्सन्स में डिवाइड करते हैं तो कितने पर्सन होते हैं भाई, 3 पर्सन होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब भी किसी सेंटेंस में कोई भी व्यक्ति होता है वो 3 पर्सन में से ही कोई एक होता है। या तो फर्स्ट पर्सन होगा मतलब स्पीकर होगा, या सेकंड पर्सन होगा या रिसीवर होगा, यानी कि जो हमारी चीजों को सुनता है, रिसीव करता है, ठीक है, लिसनर भी बोल सकते हैं। और एक थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आपके 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, आई और वी। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में यू आता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, वन, या फिर कोई अदर नाउन या प्रोनाउन, सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। किसी का नाम होगा वो भी क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन में आएगा। आई और वी और यू को छोड़ के बाकी सारे थर्ड पर्सन, आई, वी और यू में से यू को छोड़ के बाकी फर्स्ट पर्सन। तो आप आराम से याद कर लोगे, पर्सन याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत आती है कि इनके केसेस हम लोगों को याद नहीं होते। तो मैं आपको बताऊं कि ये तो सारे के सारे सब्जेक्टिव केस है, जिसको आप रूट केस भी बोल सकते हो, नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हो। ये आपके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, ठीक है। ये आपके पॉजेसिव केस होते हैं। पॉजेसिव केस 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए जाते हैं। पॉजेसिव केस में एक तो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला केस, जो कि प्रोनाउन का ही केस होता है, और एक पॉजेसिव प्रोनाउन वाला केस होता है। ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में भी आप लोग पढ़ोगे, पॉजेसिव प्रोनाउन कहाँ, कैसे, कब यूज होते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, ये 2 क्लास में केवल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खत्म होता है। कम से कम 2 घंटे की क्लास में सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खत्म होता है। कम से कम एक क्लास में पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन खत्म होता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस के सबसे ज्यादा यूजेस होते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस से ही पूछे जाते हैं। कम से कम 3 क्लास में, लगभग 8 से 10 घंटे की क्लास होगी, तब आपका पूरा प्रोनाउन टॉपिक खत्म होगा, ठीक है। ये है एसएससी सीजीएल टारगेट बैच की पहली क्लास, ठीक है। एसएससी सीजीएल टारगेट बैच की पहली क्लास है, याद रखना। और टॉपर्स वाले और ये सारे के सारे स्टूडेंट्स यहां से बहुत कुछ सीखेंगे, ध्यान से सुनना। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस है, ये आपके ऑब्जेक्टिव केस है, ये आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये आपके पॉजेसिव प्रोनाउन, और ये आपके रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा यहां पर कितने केस हो गए, 5 केस हो गए। अब आपको पढ़ना है, मैंने आपके सामने लिख दिए। आपको याद कैसे करना है, अगर आप ऐसे ऐसे याद करते हो अच्छी बात है, जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर आप ऐसे याद करते हो तो आपको और जल्दी याद हो जाएंगे। जैसे आप पहले सब्जेक्टिव केस याद कर लो, फिर ऑब्जेक्टिव केस याद कर लो, फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव याद कर लो, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन याद कर लो। जैसे मैंने कहा कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, वी का क्या होता है, अस, यू का क्या होता है, यू, ही का क्या होता है, हिम, सी का क्या होता है, हर, इट का क्या होता है, इट, दे का क्या होता है, देम, वन का क्या होता है, वन। तो मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, वन, ऐसे करके अगर आप याद करोगे ना, ये सारे ऑब्जेक्टिव केस है। माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस, ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। माइन, आर्स, योर्स,
ठीक है, हिज हर्स इट का कोई पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है सिर्फ, ठीक है। देयर्स वंस ये क्या होते हैं, ये पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। आगे चल के देखोगे तो जिसके, अब आप कहते हो कि सर ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ये क्या होता है, इनके बीच के डिफरेंसेस भी आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल बस आपको इंडिकेशन दे देता हूं कि कैसे पहचानते हैं। जिस प्रोनाउन में लास्ट में सेल्फ या सेल्स लगा होता है यही आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन सर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूजेस कहाँ होते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये तो आपको जब मैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा सारी की सारी चीजें, कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उनका यूज कहाँ कैसे कब होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सब कुछ आप लोगों को यहां से मैं आपको पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, सिखा दूंगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ। अच्छा, सेल्फ और सेल्स में क्या फर्क होता है, सेल्फ होता है सिंगुलर और सेल्स होता है प्लुरल, ठीक है। ऐसे ही वी का क्या होता है, आर सेल्स। यू के दोनों होते हैं, योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्स भी होता है, क्योंकि यू सिंगुलर भी होता है प्लुरल भी होता है, ठीक है। हाँ, समझ गए। जैसे मैंने कहा यू, तो अगर मैं पर्टिकुलर एक व्यक्ति इससे कहूंगा तो वो यू हो जाएगा, और अगर मैं योर सेल्फ हो जाएगा, और अगर मैं सबसे कहूंगा तुम सब लोग, तो सब लोगों के लिए अगर बात करूंगा तो योर सेल्स। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर समझ में नहीं आ रहा ये आप क्या बताए जा रहे हो, तो अभी मैंने कुछ समझाया थोड़े ना है, अभी तो मैंने आपको सिर्फ चार्ट दिखाया है, ये जो टेबल है मैंने सिर्फ दिखाई है कि ये टेबल होती है। अब इनके यूजेस अलग अलग आपको सीखने हैं। इस पूरी टेबल को स्टडी करने के लिए कम से कम आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे। 5 घंटे में मतलब आप इस पूरी टेबल को स्टडी कर पाओगे। अभी तो मैंने टेबल बनाया है, सिर्फ टेबल बना के आपके सामने रखा है कि ये आपके 5 केसेस होते हैं। अब इन 5 केसेस से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जनरेट होंगे जिनको एक एक करके आपको सीखना है। शुरुआत में तो अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, इनके बीच के डिफरेंसेस सिखाऊंगा, फिर इनके पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे वो सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। होप सो कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया हो और आपको पता चल गया हो। जनरली पता होता है, बस आपको याद करने हैं। और सबसे ज्यादा 1 और 2 ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, और आपकी क्लासेस में सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्ट्स बनते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव एडजेक्टिव से बनते हैं, याद रखना, ठीक है। हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहां पर पहला कंफ्यूजन जो इस टेबल से रिलेटेड होता है कि सर पहली चीज तो हमें यह बता दो कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस कैसे काम करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। फिर आपको मुझे बताना है पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन के बीच का डिफरेंस, दोनों में क्या फर्क होता है, ठीक है। पहले मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस, फिर मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन के बीच का डिफरेंस। अभी सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा। कॉन्सेप्ट तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा, सेकंड क्लास जो होगी वहां पर मैं आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां से हम लोग शुरू करेंगे भाई। पहली चीज जरा देख लेते हैं कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ोगे तो आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा सेंटेंस। सेंटेंस जिसको नहीं पता कि होता क्या है, सेंटेंस की जनरल डेफिनेशन, जो एक वर्ड में डेफिनेशन हम लोग तैयार करते हैं, कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश होती है उसमें सेंटेंस की डेफिनेशन वो वाली याद नहीं करनी जो स्कूल में पढ़ के आए हो। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, इज नॉट अ एक्चुअल डेफिनेशन। डेफिनेशन इज दिस कि सेंटेंस के अंदर बस वर्ब होनी चाहिए। अगर वर्ब है तो वो सेंटेंस है, वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं है। बात खत्म, इतनी सी समझनी है, क्योंकि यही चीज समझ में आती है, यही चीज आगे आती है, यही चीज पूछी जाती है, समझ रहे, यही चीज पूछी जाती है। आगे बात समझ में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। अगर उसमें वर्ब होगी तभी वो सेंटेंस होगा, अदरवाइज वो फ्रेज बन जाता है। सेंटेंस की अगर स्ट्रक्चर तैयार करोगे तो सबसे पहले सेंटेंस में, जनरल सेंटेंस की बात करते हैं, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, फिर उसके अंदर वर्ब होती है, वर्ब तो होनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर आप इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, किसका, सेंटेंस का। अब मैंने क्या किया, एक सेंटेंस के अंदर मुझे 2 चीजें यूज करनी है। इस सेंटेंस के अंदर मुझे क्या करना है, 2 चीजें यूज करनी है। एक तो मुझे नाउन यूज करना है और एक मुझे प्रोनाउन यूज करना है, ठीक है। दोनों चीज यूज करनी है। मान लो मुझे इसी सेंटेंस में नाउन यूज करना हो या प्रोनाउन, तो नाउन या प्रोनाउन, यहां पर जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, इसका मतलब भी यही होता है कि एक सेंटेंस के अंदर जो आपका सब्जेक्ट होता है
या फिर जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, उन दोनों जगह पर आप दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज कर सकते हो सिर्फ। उसके अलावा तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हो ही नहीं सकता। सर कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच? एक तो नाउन, एक प्रोनाउन, ठीक है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट की जगह पर भी यूज कर सकते हो। यहां पर भी या तो आप नाउन यूज करोगे या फिर प्रोनाउन, इसके अलावा कोई तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज नहीं करते हैं। अब बात आती है इनके केसेस की। जैसे मान लो मुझे एक नाउन यूज करना है राम, ठीक है, और राम का जो प्रोनाउन है वो क्या है? ही, ठीक है। तो अगर मुझे इस सेंटेंस में राम यूज करना हो, अगर मैं यहां पर राम लिखूंगा तो यहां पर भी राम की जगह राम लिखना पड़ेगा, और यहां पर मैं राम लिखना चाहूं तो यहां पर भी राम लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात समझ में? कहने का मतलब ये होता है कि नाउन को आप प्रॉपर नाउन को या नाउन को आप कभी भी किसी सेंटेंस में चाहे सब्जेक्ट की जगह यूज करो या ऑब्जेक्ट की जगह, उसमें बदलाव नहीं आते, बस उसका केस चेंज हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि राम यहां पर कौन सा केस है, तो आप कहोगे इस सेंटेंस का सब्जेक्टिव केस है। प्रोनाउन केसेस, नाउन केसेस, दोनों के केसेस होते हैं। नाउन एंड केसेस मैंने नाउन में पढ़ा रखे हैं, प्रोनाउन केसेस मैं प्रोनाउन के केसेस में पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो आप कहोगे कि इस सेंटेंस के अंदर राम जो है, राम जो नाउन है, इसका कौन सा केस यूज किया गया, तो आप कहोगे कि ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो राम के तो अलग अलग केस नहीं होते, क्योंकि नाम है, नाम के क्या ही अलग अलग केस होंगे। राम को चाहे सब्जेक्ट की जगह यूज करो या ऑब्जेक्ट की जगह, लेकिन प्रोनाउन के अलग अलग केस होते भी हैं। जैसे राम को दोनों जगह यूज करोगे तो सेम रहेगा, लेकिन प्रोनाउन के साथ ऐसा नहीं होता। अगर आप प्रोनाउन ही को यहां पर यूज करना चाहोगे तो यहां पर तो ही करोगे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। जैसे ही मैंने कहा कि भाई ही को मुझे यहां पर लिखना है, तो आप क्या कहोगे? यहां पर मुझे हिम लिखना पड़ेगा। अगर यहां पर आपने ही कर दिया तो गलत हो जाएगा। यही चीज आपको सीखनी है। अब ये चीज सर इसमें क्या सीखना है, ये तो हमें आता ही है। इसमें यह सीखना है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ की पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनके बाद या तो सब्जेक्टिव केस आता है या ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो उन पॉइंट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा कि कहां पर सेंटेंस के अंदर कौन सी सिचुएशन में प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में लिखना है, कौन सी सिचुएशन में प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। ये जो बारीक पॉइंट्स होते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ये आपको आगे चल के कॉन्सेप्चुअल क्लास में पता चलेंगे, क्लास नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th ऐसे करके, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया है कि प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में क्या फर्क होता है। सिंपल सी बात है, अगर किसी भी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है तो उसको सब्जेक्ट की जगह लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा। अगर मान लो किसी ने यहां पर हिम कर दिया होता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि भाई सब्जेक्ट की जगह तो आप सब्जेक्टिव केस लिखोगे। अगर यहां पर किसी ने मान लो ही कर दिया होता तो वो गलत हो जाता, क्योंकि आपको भी पता है भाई सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, यही चीज तो करनी है आपको। और ये चीज अगर आपको आ गई तो ये बेसिक्स आपके क्लियर हो गए। ये क्या हो जाएंगे? बेसिक्स आपके क्लियर हो गए। तो ये तो था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस। अभी हमें सीखना है पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन के बीच का डिफरेंस, ठीक है। चलो आ जाते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और इधर मैंने लिख लिया पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है मेरे दोस्तों। अब हम लोगों को सीखना है पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन के बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले इन दोनों जो वर्ड हैं इनका मीनिंग समझ लेते हैं कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है ये भी समझना है आपको। स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है। देखो पहले तो आपको पॉजिटिव का मतलब समझना है कि सर ये पॉजिटिव क्या होता है, ये कहां से आया। देखो हर तरह के स्टूडेंट सेटिस्फाई होना चाहिए, इसीलिए मैं हर तरह की चीजें आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाता हूं, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे, लेकिन मैं सिखाऊंगा बड़ा बेसिक से। मैं भले ही आपको मल्टीपल क्लास लेने के लिए बोल दूंगा कि आप एक दिन में 2 घंटे 4 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो बिल्कुल बेसिक से, समझ रहे हो, बढ़िया तरीके से पढ़ो। 2 क्लास ले लो, 3 क्लास ले लो, लेकिन पढ़ना आपको कैसे? एकदम बेसिक से। क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने कुछ भी नहीं आता हो, जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, तो उसको भी तो सिखाना है। उसको तो यही नहीं पता कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो हर एक चीज मुझे बतानी होती है। और जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको तो थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, धीरे धीरे आगे चल के बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है कि नहीं। चलिए तो देखो
पजेसिव का मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले आता है ये पजेसिव जो वर्ड बना है वो बना है पजेशन से। किससे बना है? पजेशन से। और पजेशन का मतलब क्या होता है ये आप जानते हैं। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। तो कहने का मतलब ये पता तो चल गया आपको कि इन दोनों में ही अधिकार की बात होगी। अधिकार इसमें भी है, अधिकार इसमें भी है, लेकिन यहां पर जो अधिकार है वो एडजेक्टिव दिखाएगा और यहां पर जो अधिकार है वो प्रोनाउन दिखाएगा। और प्रोनाउन की और एडजेक्टिव की दोनों की आप लोगों को क्या पता है? डेफिनेशन पता ही है। देखो एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है? एडजेक्टिव की सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है कि ये किसी न किसी नाउन के लिए काम करता है। एडजेक्टिव किसके लिए काम करता है? नाउन के लिए काम करता है। आगे बात समझ में? या फिर प्रोनाउन के लिए काम करता है। यानी कि जब ये किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए काम करेगा तो इसके बगल में यहां पर एक नाउन जरूर लिखा होगा। ठीक है, प्रोनाउन की बात बाद में करेंगे क्योंकि अभी हम पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करें। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव यहां पर लिख लो, इसी से पता चल जाएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है मेरे प्यारे साथियों, इसके बगल में एक नाउन का होना बिल्कुल कंपलसरी है। इसके बगल में एक नाउन का होना कंपलसरी है, तभी ये अपने एक नाउन पर पोजीशन दिखा पाता है। कहने का मतलब अगर कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव सेंटेंस के अंदर है तो उसके बगल में नाउन का होना कंपलसरी है। अपने साथ नाउन जरूर लेता है, ये नाउन के लिए ही काम करता है। लेकिन प्रोनाउन के साथ ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन की डेफिनेशन अभी हम लोग क्या पढ़ के आए हैं कि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह यूज होता है, नाउन का रिपीटेशन रोकता है, नाउन को ही रिप्लेस करता है। तो जब वो नाउन को रिप्लेस कर ही रहा है, जो नाउन की जगह यूज हो ही रहा है, तो उसके बगल में एक और नाउन होने की जरूरत नहीं है, वहां पर तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि भैया पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद वो जानबूझ करके आपके लिए क्या डाल देते हैं? एक नाउन डाल देते हैं। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन तो हम लोगों ने पढ़ रखी है कि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह यूज होता है, और जब किसी नाउन की जगह कोई प्रोनाउन यूज हो रहा है तो उसके बगल में कोई भी नाउन एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आपको इसके बाद नाउन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के अंदर प्रोनाउन, इस प्रोनाउन के अंदर, इसी के अंदर नाउन छिपा हुआ है, इसी के अंदर पोजीशन छिपा हुआ है। और यहां पर क्या है? इसके अंदर सिर्फ पोजीशन छिपा हुआ है और ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। इसके बगल में एक नाउन का होना कंपलसरी है। आप सिंपल सी डेफिनेशन ये तैयार कर सकते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना कंपलसरी है, ये नाउन के लिए ही काम करता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं होगा। अब देखो एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज माई हाउस। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। मान लो ये सेंटेंस किसने लिख दिया, दिस इज माई हाउस। ठीक है, तो इस सेंटेंस में दिस जो है ये भी एक प्रोनाउन है, याद रखना, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये सब चीजें आगे चल के समझ में आएंगी आपको। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, और ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, जिसमें हाउस तो हो गया आपका नाउन। और ये जो माय है ये क्या है? ये इस पर पोजीशन दिखा रहा है कि ये घर किसका है? मेरा है, मतलब अधिकार दिखा रहा है, और नाउन पर अधिकार दिखा रहा है। तो ये कह रहा है कि दिस इज माय हाउस, ये मेरा घर है, मेरा घर। तो पहली बात तो घर को क्वालिफाई भी कर रहा है, यानी कि नाउन के बगल में लिखा है तो ये एडजेक्टिव हो गया। नाउन के अगर बगल में लिखा है और नाउन के लिए काम कर रहा है तो पहली चीज तो ये एडजेक्टिव हो गया। साथ के साथ ये पोजीशन भी दिखा रहा है कि दिस इज माय हाउस, ये मेरा घर है, मेरा पोजीशन है इस पे। तो इसीलिए हम इस एडजेक्टिव को क्या नाम दे देते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव। लेकिन एक बात का हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि इसके बगल में नाउन का होना कंपलसरी है। कभी भी ये अकेला यूज नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की जगह, कभी भी। ठीक है, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की जगह पर दो वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, एक एडजेक्टिव एक नाउन। क्लियर है इतनी सी बात? अच्छा, इसी सेंटेंस को अगर मैं रिप्लेस करना चाहूं दूसरे सेंटेंस से तो आप कैसे लिख सकते हैं भाई? एक और सेंटेंस लिख सकते हैं, दिस हाउस। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, दिस हाउस इज माय हाउस। किसी ने ऐसे सेंटेंस लिख दिया, तो क्या ये सेंटेंस गलत होना चाहिए या सही? जरा चेक करके बताना मुझे सभी लोग। सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, थैंक यू मेरे भाई दोस्त निक चौधरी, धन्यवाद। जरा मुझे ये बता दो कि यहां पर जो लिखा हुआ है दिस हाउस इज माय हाउस, क्या ये सेंटेंस सही है ग्रामेटिकली या आपको कुछ गड़बड़ लग रही है? अगर लग रही है तो बता दो कहां गड़बड़ है। देखो, दिस हाउस, ये दिस हाउस पहले वाले सेंटेंस में दिस सब्जेक्ट था, यानी कि दिस जो है खुद सब्जेक्ट का काम कर रहा था, लेकिन यहां पर दिस हाउस पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा।
वर्ब जो है ये आपकी इज हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है माय हाउस ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन माय हाउस के अंदर भी हाउस है और दिस हाउस के अंदर भी हाउस है। एक सेंटेंस के अंदर दो बार नाउन यूज करना इनएप्रोप्रिएट होता है। एक नाउन को आप एक ही सेंटेंस में दो बार या एक से ज्यादा बार यूज करते हो, इसका मतलब है कि आप रिडंडेंसी की गलती कर रहे हो, आप सुपरफ्लुअस दिखाना चाह रहे हो, आप उसमें गलती कर रहे हो, आप एक स्लैंग यूज कर रहे हो। स्लैंग का मतलब होता है गंदी लैंग्वेज, आप उस लैंग्वेज की बेइज्जती कर रहे हो। स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं, दिस हाउस इज माय हाउस, ये घर मेरा घर है, अरे चार बार घर बोलो, कोई मना थोड़ी ना करेगा, लेकिन स्ट्रक्चरली तो ठीक है बट सेंसिबली तो आपने इंग्लिश की बेइज्जती कर दी ना। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये सेंटेंस जो है लॉजिकल नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, इसको थोड़ा स्मार्ट बनाने के लिए सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा कि भाई हम एक सेंटेंस के अंदर एक नाउन को दो बार रिपीट नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया, जल्दबाजी में हाउस को हटा दिया। सर ने बताया था कि नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, हटा दिया। लेकिन मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि नाउन रिपीट नहीं होता है तो उसको हटा दो, मैंने ये थोड़ा ना कहा। मैंने ये कहा कि एक सेंटेंस के अंदर नाउन रिपीट नहीं होता है। अब नाउन रिपीट नहीं होता है तो होता क्या है, हम उस नाउन की जगह दूसरा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखते हैं जिसका नाम है प्रोनाउन। अब यहां पर अगर आप प्रोनाउन लिख दोगे तो क्या लिखोगे, माय इट, आप ऐसे लिख दो। मान लो हाउस क्या है, नॉन लिविंग नाउन है, आपने इसके लिए प्रोनाउन लगा दिया इट, तो क्या करोगे, दिस हाउस इज माय इट, ये मेरा इट है, ऐसे करके बोलोगे तो गलत हो जाएगा। मतलब अब आपको एक ऐसा एप्रोप्रिएट प्रोनाउन यूज करना है जो सेंटेंस के लिए लॉजिकल हो या एप्रोप्रिएट हो, मतलब सूटेबल हो। तो आप क्या करोगे, दिस हाउस इज माय हाउस में से इस पूरे को ही हटाओगे। सिर्फ हाउस को नहीं हटाना है, क्योंकि हाउस के लिए यहां पर माई भी तो काम कर रहा है, आपको माई को भी हटाना है और हाउस को भी हटाना है। क्यों, क्योंकि माई आ रहा है हाउस पर पोजेशन दिखाने के लिए, तो नाउन के साथ साथ पोजेशन भी तो आपके साथ चलेगा। तो आपको क्या करना है, दोनों को ही हटा देना है। मतलब हाउस को भी हटा देना है, माई को भी हटा देना है, मतलब पोजेशन को भी हटा देना है, नाउन को भी हटा देना है। इन दोनों को हटा के पॉजेसिव एडजेक्टिव की जगह और नाउन की जगह पॉजेसिव प्रोनाउन यूज कर लेंगे। अब पॉजेसिव प्रोनाउन को यूज करने का यहां पर क्या जो है क्या जरूरत पड़ेगी पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करने की, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर इसलिए जरूरत पड़ी, पॉजेसिव प्रोनाउन क्यों होते हैं, एक तो ये नाउन की जगह यूज हो जाएं और दूसरा उस नाउन पर पोजेशन भी दिखने लगे। अगर कोई ये कहना चाहता है कि ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, तो मेरा है का मतलब मेरा घर है, मेरा घर है। नाउन की पहले उसने बात कर ही ली, दिस हाउस इज माय हाउस नहीं बोलोगे या माय नहीं बोलोगे, अकेला माय कर दोगे तो भी गलत, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह एडजेक्टिव तो आ नहीं सकता। ऑब्जेक्ट की जगह या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव को भी हटा दोगे, नाउन को भी हटा दोगे, सिर्फ पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करोगे, दिस हाउस इज माइन। क्लियर है। तो ये होता है। अब इसके बाद में भी कुछ लोग दो दो तरह की गलतियां कर देते हैं। कोई ऐसे लिख देता है, दिस हाउस इज माइन हाउस, कुछ लोग ऐसे कर देंगे, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने इसमें क्या ही अच्छा कर दिया मेरे भाई, आपने तो हाउस को फिर से रिपीट कर दिया। और जबकि मैंने अभी अभी बताया था कि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन यूज नहीं किया जाता है, तो भाई पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन यूज थोड़ा ना होगा, वो खुद ही नाउन की जगह यूज हो रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, दिस हाउस इज माय, दिस हाउस इज माय कर देते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। मैं लिख देता हूं, कहीं जगह मिल जाएगी तो, चलो छोड़ो, आप बस समझ लो कि दिस हाउस इज माय अगर किसी ने कर दिया तो भी गलत हो जाएगा, इस पर जगह नहीं है लिखने के लिए। तो अब आप सबसे देखो, मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। मैं आपको जो भी समझा दिया, हो सकता है मैं ये नहीं कहूंगा कि सबको समझ में आ ही गया होगा, हालांकि है तो बहुत सारी बेसिक चीजें, लेकिन मैं एक बात हमेशा से अपनी क्लास में रखता हूं कि जब मैं कोई भी कॉन्सेप्ट समझा रहा होता हूं पूरा फोकस होके अच्छे से, तो मेरा ध्यान होता है पूरा इधर। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं वो तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे, आप क्या सोच रहे हो ये थोड़ा ना दिखाई दे रहा है, मैं जो बोल रहा हूं वो मुझे पता है। लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम को सुनने के लिए, आपके डाउट्स को कम करने के लिए, आपकी समस्या को सुनने के लिए, कॉन्सेप्ट जब खत्म होता है तो मेरा एक तरीका है कि मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ, अब बताओ आपको शुरुआत में बीच में आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, कोई मतलब नहीं रखता भाई, वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि भाई बीच में मैं क्या समझाने वाला हूं हो सकता है उसका सस्पेंस बाद में निकल के आए, तो बाद में आपको समझ में आ जाए। अब मैंने आपको दो चीजें समझाई हैं, बस अब आप मुझे रिस्पॉन्स करोगे
कि पहली चीज तो प्रोनाउन की डेफिनेशन छोटी सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको ये चार्ट याद होना चाहिए, इसमें कुछ भी समझाने वाली बात इसमें नहीं है, अभी आगे जो मैं समझा रहा हूं ये समझ में आना चाहिए। ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। अगर आप प्रोनाउन में एक भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना चाहते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते, तो मेरे भाई इस टेबल को रट डालना, कुछ भी करना, ये दिमाग में सेट होनी चाहिए। अगर कोई भी कुछ भी पूछे तुरंत बता दोगे ये इसका केस ये होता है, बस। अगर ये सब चीजें ठीक हैं तो भाई साहब मुझे बता दो, क्या आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का फर्क और पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के बीच का फर्क, दोनों के बीच का फर्क प्लस आपको टेबल, ये अच्छे से समझ में आ गई या नहीं आ गई? इतना बता दो जल्दी से फटाफट। ये स्कूल में पढ़ा था कि माइन लगाते हैं, लेकिन क्यों लगाती ये आज पता चला। थैंक यू, थैंक यू रवि। चलो बढ़िया बात है, फटाफट से बताओ कि यहां पर किसी को कोई समस्या तो नहीं है? बताओ, इतना सब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? अगर इतना सब कुछ क्लियर है तो मैं आज एक कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले बढ़िया सा सिखाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताओ फटाफट से, क्या यहां पर कोई दिक्कत, किसी को समस्या, तकलीफ? एवरीथिंग इज ओके? आ गया समझ? यस सर, यस सर, क्लियर 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 क्लियर। किसी का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है? वेरी गुड, फंटास्टिक। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं नेक्स्ट चीज। अब यहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई? पहली चीज होती है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। यहां से जो प्रोनाउन के काइंड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं अलग अलग, इन टाइप्स को आप लोगों को एक एक करके पढ़ना है, ठीक है? सबसे पहले तो आप लोग ऊपर लिख लोगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन या फिर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के जितने भी काइंड्स होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। पहले तो इनकी एक लिस्ट बना देता हूं, वैसे लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे सीधे हम लोग पढ़ते चलते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी बना देता हूं। जैसे कि कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं वो यहां पर लिख सकते हो, ठीक है? नौ टाइप के आप प्रोनाउन पढ़ोगे। कितने प्रकार के? 9 टाइप के। अब 9 टाइप के ये मत सोच लेना कि सिर्फ 9 ही कॉन्सेप्ट होंगे, नहीं। 9 टाइप के अंदर कम से कम कॉन्सेप्ट होंगे तो 25 से भी ज्यादा, 25 प्लस 30, 25 से 30 कॉन्सेप्ट बनेंगे इन 9 टाइप से। मतलब 9 टाइप जो होते हैं, देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है? जैसे पहले प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है? एक तो होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन, ये भी काइंड ऑफ प्रोनाउन होता है। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और एक भी ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट ना हो, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है? पर्सनल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लिख देता हूं, ठीक है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आगे पीछे हो सकते हैं, पढ़ना कौन सा है ये तो आप पर डिपेंड करता है। आप पहले कौन सा पढ़ना चाहते हो, बाद में कौन सा पढ़ना चाहते हो, मैं सारे के सारे लिस्ट बना के यहां पर लिख देता हूं, ठीक है? पॉजेसिव प्रोनाउन, जो अभी हम लोग समझ के आए हैं थोड़ी देर पहले, ठीक है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अब इनका मतलब क्या होता है? सर हिंदी भी लिख दो या सर इनको यहां पर समझा दो, इनकी जरूरत नहीं है, इनको हम लोग आगे चल के समझेंगे, ठीक है? हाँ, सबका हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता था कि आप यही पूछोगे। सबकी हिंदी लिखने की जरूरत ही नहीं, हिंदी नहीं लिखनी है। हिंदी तो उसी टाइम पे बताऊंगा जब मैं आपको पर्टिकुलर एक चीज पढ़ाऊंगा। जैसे मैं आज अगर इंटेरोगेटिव पढ़ा रहा हूं तो इसके बारे में, पूरा इंटेरोगेटिव के बारे में बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? फिर आ जाता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है? फिर आ जाता है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, और एक होता है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन।
एम्फेटिक भी बोल सकते हो, इंटेंसिव भी बोल सकते हो। इंटेंसिव प्रोनाउन, ठीक है। चलिए, तो देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन इन इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो प्रोनाउन टॉपिक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसमें कितने काइंड्स होते हैं प्रोनाउन के? 9 टाइप होते हैं। इन 9 टाइप को आपको एक एक करके पढ़ना है। अगर हम आज की बात करें पहली क्लास में, तो सबसे पहले हम लोग एक चीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहां पर एक चीज आप लोग पढ़ सकते हो, आप चाहो तो यहां पर हेडिंग बना सकते हो। ऊपर एक जो है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको इतने सारे प्रोनाउन लिखा दिए, तो जरूरी थोड़ा ना है कि आप जैसे बने हैं वैसे ही पढ़ोगे, नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है, सबसे बड़ा भी यही होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी आपके कॉन्सेप्ट भी इसी में बनते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, एक सिंगल कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं जो इंपॉर्टेंट ना हो। हर एक चीज आपको पढ़नी है। इनके अलावा मिसलेनियस भी पढ़ने हैं। इनको पढ़ने के बाद मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स भी आपको पढ़ने हैं, जो इनमें है ही नहीं अभी। ये इनके अलावा पढ़ने होते हैं कुछ पॉइंट्स, ठीक है, जो सिर्फ एग्जाम में आते हैं। एग्जाम से जो क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम के बाद में जो कॉन्सेप्ट तैयार होते हैं, वो थोड़ा सा अलग होते हैं, वो भी आपको अलग से पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ऊपर एक हेडिंग बना लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर टाइप 1। आप यहाँ पर एक चीज समझ लेते हैं, काइंड 1 को समझ लेते हैं, और यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है इंटेरोगेटिव, इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ऊपर आपने हेडिंग बनाई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनके बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं। छोटा सा पॉइंट होता है, ठीक है, और जल्दी खत्म भी हो जाएगा। हालांकि पॉजेसिव प्रोनाउन भी ऑलमोस्ट खत्म ही है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता। बस पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बीच का डिफरेंस आपको पता करना होता है, वो मैंने बता दिया है। और भी उससे कुछ रिलेटेड चीजें होंगी, मैं आपको पर्टिकुलरली आगे बता दूंगा। फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे कौन सी चीज? हाँ, रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल लगभग एक जैसे होते हैं, नहीं अलग 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 होते हैं। एम्फेटिक एक जैसे होते हैं देखने में, वो भी काम अलग अलग होता है दोनों का। देखो, सबसे पहले हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं सर, इसको समझ लो। और ये छोटा सा पॉइंट होता है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, आप इसके आगे इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। क्वेश्चन कैसे बनता है ये मैं आपको बता दूंगा। पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली जितने भी हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, आप यहां पर लिख सकते हो WH वर्ड्स। WH वर्ड्स का हो या WH फैमिली का हो, या इंटेरोगेटिव वर्ड्स का हो या इंटेरोगेटिव फैमिली का हो, या क्वेश्चन वर्ड्स का हो, कुछ भी का हो, सबका मतलब एक ही होता है। जैसे मैं यहां पर WH वर्ड्स लिखूंगा, आप समझ जाओगे कि इंटेरोगेटिव वर्ड्स की बात हो रही है। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जरा चेक करते हैं। यहां पर मैं सारे के सारे वर्ड्स लिख देता हूं, ठीक है। जैसे मतलब व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, हु हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं? बस इतने होते हैं। तो यहां पर भी वाई लिख लो। अगर कोई एक दो और भी होगा तो यहां पर लिख लेना, ठीक है। वॉट, वेन, वेयर, वाई, हु, वॉट, हाउ, ठीक है। और कुछ लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे सर हुम भी होता है, हुज भी होता है ना, विच भी होता है। हाँ, विच भी लिख लो, इसमें विच भी होता है, ठीक है, विच लिख लो। ठीक है, विच भी लिख लो और ETC लगा लो। अगर कोई आएगा तो इसमें ऐड कर लेना, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, मतलब WH वर्ड होते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो WH वर्ड होते हैं ये कैसे काम करते हैं, मतलब किस पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम करते हैं, मैंने कहा सर ये प्रोनाउन की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? प्रोनाउन की तरह काम करते हैं। किसी ने कहा सर नहीं ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, ठीक है। किसी ने कहा ये नहीं सर ये कंजंक्शन की तरह काम करते हैं। तो मैं किन की सुनूं, किन की मानूं कि ये प्रोनाउन होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं या कंजंक्शन होते हैं? ये क्या होते हैं बताओ? या फिर इनके अलावा भी कोई होते हैं? क्या ये एडवर्ब भी होते हैं? बताना जरा, ये क्या हो सकते हैं, कौन बताएगा? ये एडजेक्टिव होते हैं या प्रोनाउन की तरह काम करते हैं? ये कैसे काम करते हैं, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम करते हैं, ये बताना जरा एक बार, कोई बता सकता है?
है भाई, या फिर सिर्फ इंटरोगेटिव वर्ड की तरह काम करते हैं या क्वेश्चन वर्ड की तरह, बताओ। क्वेश्चन वर्ड लिख लो, ये हर तरह से काम कर लेते हैं, बस इनको उस सिचुएशन में यूज करना होता है। अगर इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करना चाहते हो तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, हु इज, हु या फिर ऐसे लिख दिया, हु ब्रोक दिस जग, ठीक है। एक सेंटेंस लिख दिया, हु ब्रोक दिस जग। एक सेंटेंस लिखा, हु या फिर ऐसे लिख दिया, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। एक सेंटेंस लिख दिया, टेल मी वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। एक सेंटेंस लिख दिया, विच कार इज योर्स। देखो भाई, यहां पर इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क मत लगाना, फुल स्टॉप लगा लेना। यहां पर मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं, जरा चेक करना सभी लोग। 4 सेंटेंस लिखे हैं, देख रहे हो। इन चारों सेंटेंस में आपको एक एक इंटरोगेटिव वर्ड भी दिखाई दे रहा है। यहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा है, यहां पर भी लिखा हुआ है, और यहां पर भी। तो आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो, जहां पर जिस तरह से यूज करोगे वैसा ही ये काम करने लगता है। जैसे मैंने कहा कि ब्रोक जो है वो क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब से पहले ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की जगह पर या तो नाउन आता है या प्रनाउन आता है। तो यहां पर जो हु है वो प्रनाउन होगा, नाउन तो होगा नहीं। तो आप कहोगे कि यहां पर जो हु है वो क्या है, ये आपका इंटरोगेटिव प्रनाउन है। ये क्या है, इंटरोगेटिव प्रनाउन है, ठीक है मेरे भाई, इंटरोगेटिव प्रनाउन। इंटरोगेटिव वर्ड तो ये खुद है ही, ये साथ के साथ ये प्रनाउन का काम कर रहे हैं, तो इसका नाम हो गया इंटरोगेटिव प्रनाउन। मतलब हु ब्रोक दिस जग, यहां पर ये क्वेश्चन वर्ड तो है ही है, इंटरोगेटिव वर्ड तो सारे ही हैं, लेकिन इंटरोगेटिव वर्ड के साथ साथ, क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ ये दूसरा काम करते हैं इंटरोगेटिव प्रनाउन का। इंटरोगेटिव वर्ड में इंटरोगेटिव प्रनाउन है, ये भी इंटरोगेटिव वर्ड है, लेकिन ये इंटरोगेटिव क्या है, ये इंटरोगेटिव प्रनाउन है या इंटरोगेटिव कोई और है। देखो यहां पर भी वर्ब से पहले लिखा है, यानी कि ये भी इंटरोगेटिव वर्ड भी है, साथ के साथ इंटरोगेटिव प्रनाउन भी है। तो देखो इंटरोगेटिव वर्ड तो ये सारे के सारे होते ही हैं, ये तो सारे के सारे इंटरोगेटिव वर्ड्स तो ऑलरेडी है ही हैं, लेकिन उसके अलावा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसका काम कर लेते हैं। वेयर आर यू गोइंग में अगर कोई पूछता है कि वेयर क्या है, तो आप क्या कहोगे, ये वेयर जो है ये अभी फिलहाल वैसे देखा जाए तो वेयर जो है वो सब्जेक्ट की जगह यूज किया गया है, तो आप इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहोगे। क्या कहोगे इसको, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों इंटरोगेटिव वर्ड भी हैं, इंटरोगेटिव वर्ड भी है दोनों साथ के साथ। अच्छा, अब आ जाते हैं नीचे वाले सेंटेंस में। यहां पर देखो टेल मी क्या है, एक सेंटेंस है। सर आपको कैसे पता, क्योंकि इसमें वर्ब है टेल, इसमें भी ये भी आपका सेंटेंस है, ये भी आपका एक सेंटेंस है, इसमें भी आपको वर्ब दिखाई दे रही होगी, आर गोइंग, ठीक है, आर और गोइंग। तो आपने कहा कि सर यहां पर ये जो वेयर लिखा हुआ है ये क्या है, तो पहली बात तो ये इंटरोगेटिव वर्ड है, मतलब इंटरोगेटिव वर्ड तो ये है ही है, क्वेश्चन वर्ड। साथ के साथ ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो आप इसको कहोगे ये इंटरोगेटिव कंजंक्शन है। इसको क्या कहोगे, ये इंटरोगेटिव कंजंक्शन है, कंजंक्शन का काम कर रहा है इसलिए कंजंक्शन है, इंटरोगेटिव वर्ड है इसलिए इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव कंजंक्शन आप इसको कहोगे। नीचे वाले सेंटेंस में देखा कि नाउन है कार, कार क्या है, एक नाउन है, ये आपकी वर्ब है, ठीक है। यहां पर जो कार है इससे पहले ये वर्ड यूज किया गया है, तो आप इसको कहोगे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये कैसे काम कर रहा है, नाउन से पहले कौन आता है, एडजेक्टिव, तो आप इसको कहोगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ओह शिट, तबीयत बहुत ज्यादा साथ नहीं दे रही भाई।
कोई बात नहीं, बस क्लास खत्म होने वाली थोड़ी देर में, ठीक है। कार जो है नाउन है, नाउन से पहले आपका विच लिखा हुआ है, और ये जो विच है ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि नाउन के लिए कौन काम करता है, एडजेक्टिव काम करता है। तो विच कार ये बता रहा है कौन सी कार तुम्हारी है, कौन सी कार तुम्हारी है। तो यहां पर कार को क्वालिफाई करने वाला वर्ड है विच, और विच एक इंटेरोगेटिव वर्ड है, तो आप इसको कहोगे ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, ये इंटेरोगेटिव कंजंक्शन है, ये इंटेरोगेटिव वर्ड है प्लस प्रोनाउन है, ये भी इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस प्रोनाउन है। तो इंटेरोगेटिव वर्ड तो सारे ही हैं, साथ के साथ जैसा ये काम करेंगे वैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब तो ये है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर कि सर इन चारों सेंटेंस में से अगर मुझे ये पूछना हो आपसे कि इन चारों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है ग्रामेटिकली, ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस सही है, तो आप बता सकते हैं मुझे। सभी लोग बताओ इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। क्या कोई सेंटेंस आपको इसमें गलत भी लग रहा है? बताओ फटाफट, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली गलत लग रहा है। देखो मैं बता देता हूं कौन सा सेंटेंस है जो गलत है। इसमें जो सेंटेंस गलत है इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है, ये भी सही है, ये सेंटेंस भी सही है, लेकिन ये जो तीसरा वाला सेंटेंस है ना ये रॉन्ग है, ये क्वेश्चन गलत है, और उसका एक रीजन मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन क्यों गलत है यही आपको सीखना है, यही है आज के इस वाले पॉइंट का कॉन्सेप्ट। ये जो मैं सिखा रहा हूं ना ऊपर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में सिर्फ यही वाला सेंटेंस है जो आपको सीखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी का कॉन्सेप्ट आगे काम आएगा, इसके ही बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में सिर्फ और सिर्फ यही एक लाइन सीखने वाली है, बस इतना समझ लो। जब ये लाइन सीख जाओगे समझ लो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जहां से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, एक नंबर आपका सही हो सकता है। समझ गए? सब राइट नहीं है, ये भी सही है, बट बीच वाला क्वेश्चन गलत है। इसको हम लोग दूसरे पेज पर अलग से समझते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा टेल मी, या फिर नॉर्मल लिख दिया हु आर यू, हु आर यू, ऐसे लिख दिया, ठीक है। या फिर मैंने ऐसे लिख दिया वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग। तो आप मुझे बताओ कि सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है। वेयर आर यू गोइंग ये दो सेंटेंस है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप वो दोनों सेंटेंस सही हैं कि गलत है, तो आप कहोगे दोनों सेंटेंस सही हैं। ये पूछ रहा है हु आर यू तुम कौन हो, और ये पूछ रहा है वेयर आर यू गोइंग तुम कहां जा रहे हो, ये भी सही है, दोनों सेंटेंस सही हैं। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं टेल मी, टेल मी हु आर यू, टेल मी हु आर यू, या फिर किसी ने बोल दिया टेल मी वेयर आर यू गोइंग, तो दोनों सेंटेंस गलत हो जाएंगे। उसका एक रीजन सुन लो जरा। दोनों सेंटेंस गलत हैं क्योंकि यहां पर जो WH वर्ड है, यहां पर जो WH वर्ड है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, कंजंक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है। और इस कंजंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव कंजंक्शन। यहां पर आपको एक नोट पॉइंट लिखना है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक नोट पॉइंट आपको लिखना है जो कि कॉन्सेप्ट होगा, एक तरीके से आप इसको कॉन्सेप्ट कहोगे, क्या कहोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट नोट लिख सकते हो या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखोगे जरा ध्यान से सुनना, मैं जैसा बताऊं वैसा ही। अगर किसी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज हैं, दो सेंटेंस है, और बीच में कोई इंटेरोगेटिव कंजंक्शन आता है या कोई भी कंजंक्शन आता है, तो पहली चीज उस कंजंक्शन से पहले कोई कंजंक्शन नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज उस कंजंक्शन के बाद वाला जो सेंटेंस है वो आपका असर्टिव फॉर्म में लिखा होना चाहिए, ठीक है। हाँ, if two sentences, if two sentences are joined with a conjunction, the second sentence should be written in assertive form,
असर्टिव फॉर्म। ठीक है, ये आप लोगों को एक लाइन लिखनी है बस, और ये सिर्फ लाइन याद नहीं रखनी है, वो लिखनी नहीं है, याद भी करनी है, मतलब याद भी रखनी है कि अगर दो सेंटेंस हैं, बीच में कोई कंजंक्शन लगा है, चाहे वो सिंपल कंजंक्शन हो या इंटरोगेटिव कंजंक्शन हो, आपको बाद वाला सेंटेंस हमेशा असर्टिव फॉर्म में लिखना है। सर असर्टिव फॉर्म क्या होती है? असर्टिव फॉर्म का मतलब होता है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब जो भी आता है। ठीक है, मतलब इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे यहां पर आर यू गोइंग लिखा हुआ है, ठीक है, बट यहां पर आर यू गोइंग नहीं होगा, यहां पर यू आर आ जाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा टेल मी हु आर यू की जगह हु यू आर। ऐसे बोलोगे टेल मी वेयर आर यू गोइंग, नहीं, वेयर यू आर गोइंग। क्या बोलोगे? वेयर यू आर गोइंग। समझ गए मेरी बात? और एक और चीज ध्यान रखना, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर जो इंटरोगेटिव कंजंक्शंस होते हैं, अगर कोई इंटरोगेटिव वर्ड कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो ये जो आपके जो क्वेश्चन मार्क लिखे हैं ना, ये भी हट जाएंगे, सिर्फ फुल स्टॉप आएगा यहां पर भी और यहां पर भी। क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। जब भी WH वर्ड कंजंक्शन का काम करेगा तो बाद वाला सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, समझ गए मेरी बात? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। आगे बात समझ में? और इससे पहले कोई कंजंक्शन भी यूज नहीं करना होता, ये खुद कंजंक्शन का काम कर लेते हैं, इससे पहले कोई एक्स्ट्रा कंजंक्शन मत लगा देना, वरना और ज्यादा गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब बताओ कि ये वाला कॉन्सेप्ट यानी कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं? बस इतना बता दो जल्दी से, फटाफट सभी लोग जल्दी से बताओ कि ये जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ये जितने भी इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं वो सारे के सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, इंटरोगेटिव कंजंक्शन भी होते हैं, इंटरोगेटिव वर्ड भी होते हैं। इंटरोगेटिव वर्ड तो सब में ही होते हैं। यहां पर ये प्रोनाउन का काम कर रहे हैं तो इसका नाम इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यहां पर भी प्रोनाउन तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यहां पर कंजंक्शन तो इंटरोगेटिव कंजंक्शन, यहां पर एडजेक्टिव तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। और जब किसी क्वेश्चन वर्ड को या किसी भी WH वर्ड को कंजंक्शन की तरह यूज किया जाता है तो बाद वाला सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में लिखा होना चाहिए, और उससे पहले एक्स्ट्रा कंजंक्शन नहीं होना चाहिए, एक और कंजंक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो दो कंजंक्शन एक साथ आ नहीं सकते। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट तो आपका ये बन जाता है, एक क्वेश्चन आपका यहां से भी बन जाता है कि इससे पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं होना चाहिए, वो खुद कंजंक्शन का काम करता है, और उसके बाद में जो भी सेंटेंस लिखा होगा असर्टिव फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, और उसने क्या कर दिया, पहले वर्ब उसके बाद में सब्जेक्ट। लेकिन ऊपर वाले सर क्यों सही है? क्योंकि यहां पर ये कंजंक्शन थोड़े ना है, यहां पर कंजंक्शन है, ये तो प्रोनाउन है, समझ रहे हो? ये तो इंटरोगेटिव वर्ड है, तो ये सेंटेंस सही है, बट ये गलत हो जाएंगे। बताओ कितने लोगों को चीजें समझ में आ गई? आई अंडरस्टैंड सर, क्लियर सर, क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया? चलो, थैंक यू सो मच। यही सुनने के लिए तरस जाता हूं मैं कभी कभी कि चलो क्लियर होना चाहिए, जान झोंक दो, कुछ भी कर लो, लेकिन समझ में आना चाहिए। तो बता दो मेरे भाई साथियों, किसी को कोई तकलीफ, समस्या, परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ बढ़िया सा लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, बाय बाय।